हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉट वीडियो होने वाली है। मतलब अगर आप लोग फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि पूरी किताब के सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी अंतिम तैयारी चल रही है, तो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना। ठीक है, जितने मैं डेरिवेशन बता दूंगा उसमें से 5 डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिल सकें। ठीक है, आप जानते ही हैं हम आपको 70 में 70 नंबर की अंतिम तैयारी वन शॉट वीडियो से करवा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो 7 बजे आती है तो जरूर देखिए। ठीक है, तो पूरी किताब के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन चलिए तैयार करते हैं। कैसे कैसे डेरिवेशन पूछे जाएंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गॉस की प्रमेय से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो प्रमेय है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है ना, तो गॉस की प्रमेय, इसकी परिभाषा और ये डेरिवेशन दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कम से कम 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो चलिए पहले हम गॉस की प्रमेय से स्टार्ट करते हैं। जिसको भी नहीं आता है वो देखेगा, जिसको आता है वो आगे बढ़ाकर देख सकता है वीडियो को। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या है, चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब यहाँ पर देखिए फाई E बराबर Q/ε0, ये इसका गॉस की प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय कितनी है, फाई E बराबर Q/ε0। ठीक, अब आपको ये सिद्ध कैसे करना है, ये हमको गॉस की प्रमेय का जो प्रूफ है उसमें लगाना पड़ता है। परिभाषा समझ में आ गई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बस फाई E बराबर Q/ε0, अगर आप इतना लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे इसमें आपको प्रूफ क्या करना होता है, तो ये इसका डायग्राम है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ से ये डायग्राम होता है। डायग्राम अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक बिंदु P है। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक कौन सा है, ये काल्पनिक क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र काल्पनिक है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। ठीक, इतना क्लियर है। तो देखिए इस बिंदु P से ये r मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है, तथा ये जो निशान बना है ये घन कोण होता है d ओमेगा। ठीक है, अभी फिर से समझाएंगे, ध्यान से समझिए। ये एक बिंदु P है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक, तथा इसके द्वारा बनाया गया घन कोण जो है वो d ओमेगा है और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ पर अल्पांश का क्षेत्रफल जो ये है, ये छोटा सा अल्पांश का क्षेत्रफल है, इसका मान dA होता है। ठीक, इतना क्लियर है। और इसके बीच में कोण जो है वो थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ये अभी आपको इसके आगे जो होगा उसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताएंगे कहाँ से निकलती है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ याद रखिए E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उसके बाद d ओमेगा यानी कि ये जो घन कोण होता है इसका सूत्र होता है dA cos θ/r²। ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे, अभी इसको आगे हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर देखिए, जब अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं, क्योंकि जितना ये अल्पांश से निकलेगा फिर उतना ही इस पूरे पृष्ठ से निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार हम पहले अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो अल्पांश से निकालने के लिए हम d फाई E बराबर E डॉट dA लेते हैं।
मतलब इसका क्या हुआ, ई डी ए जो है इसका मान होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र है पूरा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये वाला हो गया पूरा ए और ये हो गया डी ए जो है ये पूरा बी। तो इसका मान मतलब ई और ये डी ए और कॉस थीटा, ये देखिए ए बी कॉस थीटा है तो ए बी कॉस थीटा की तरह ई डी ए कॉस थीटा आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए, जब यहाँ से डी फाई ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई यहाँ पर है, ई का सूत्र हमने अभी निकाला है जो ऊपर, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, वही हमने देखिए यहाँ पर रख दिया है ये वाला। ठीक है, क्लियर है। ई की जगह पे ये वाला सूत्र हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रखा। ठीक, फिर डी ए कॉस थीटा है तो डी ए कॉस थीटा हमने ऐसे ही उतार लिया। फिर ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए डी फाई ई बराबर होता है क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू कहाँ से है, ये देखिए ये जो गुणे में है दोनों चीजें, तो इसको हम एक से गुणा करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक, और देखिए 4 एप्सिलॉन नॉट बटे में है तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर डी ए कॉस थीटा है, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर है तो इसके बटे में आर स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो होता है, ये हमने सूत्र निकाला है डी ओमेगा का, यानी डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर ये होता है डी ओमेगा का सूत्र। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए अब देखिए डी फाई ई बराबर क्या हो गया, ये ऐसे ही रहेगा क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह पे हम डी डब्ल्यू रख लेंगे। वो क्यों, क्योंकि डी डब्ल्यू के बराबर में डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हम डी डब्ल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने डी डब्ल्यू रख लिया, इतना क्लियर है। फिर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि अल्पांश का क्षेत्रफल हम पहले निकालते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा से, तो उससे हमने निकाल लिया ई डी ए कॉस थीटा। तो देखिए ई का मान पहले रखा, फिर डी ए कॉस थीटा को अलग रखा, फिर यहाँ पर हमने डी डब्ल्यू का मान रख लिया। ठीक है, उसके बाद में अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जिसे हमने निकाला डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 एप्सिलॉन और डी डब्ल्यू, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर देखिए जब वो हमने अल्पांश से निकाला था, अब निकालेंगे हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो जब हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो यहाँ पर समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो हम समीकरण जो ये 1 माने हैं इसी का हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे, तो हमको पूरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए डी फाई ई जो है वो डी फाई ई ही रहेगा, मतलब ये जो निशान दिख रहा है ये होता है समाकलन का निशान। ठीक है, तो ये हम निशान लगाएंगे और इसी को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, और डी डब्ल्यू का भी हम समाकलन का निशान लगा देंगे। इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो डी डब्ल्यू का समाकलन होता है ये होता है 4 ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का समाकलन होता है 4 तो हमने लिखा 4 और जो यहाँ पर डी फाई ई है इसका जब समाकलन करते हैं तो यहाँ से डी और ये समाकलन का निशान हट जाएगा, तो सिर्फ इसका फाई बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ फाई बचेगा। इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे इसका हम समाकलन करते हैं तो यहाँ से सिर्फ फाई ई बनेगा, तो यहाँ से सिर्फ फाई ई बचेगा बराबर में क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही रहेगा। और डी डब्ल्यू की जगह पे हमको 4 रखना है, क्योंकि इसका जो समाकलन होगा वो 4 होगा, तो यहाँ से हमने रख लिया इस डी डब्ल्यू की जगह पे 4। इतना समझ में आया। फिर देखिए जब ये होता है क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट गुणे में 4, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इतना तो पता है जब कोई संख्या बटे में होती तो कट जाती है, सबको पता है। ठीक, तो ये कट जाएंगे तो आपका ऑप्शन आप बचेगा क्या, फाई ई बराबर ये सिर्फ क्यू बचेगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आपका बच जाता है। ठीक, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही आपकी गॉस की
प्रमेय होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, सब लोग लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है। ये पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप बताएंगे निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन वाला। ठीक है, तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी हमको धारिता का सूत्र हमको निगमन करना है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 100% चांसेस हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आज हम निगमन करते हैं। देखिए, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है। ठीक है, इसमें कई सारी प्लेटें लगी होती हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश होता है दोनों पर। ठीक है, और इनके बीच की जो ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी होती है, स्मॉल डी। ठीक है, इसको जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पृथ्वी में चले जाते हैं, इसलिए दोनों पर बराबर आवेश आ जाता है। ठीक है, तो चित्र आपको ध्यान से बना लेना है, क्योंकि चित्र सहित आपको निगमन करना होता है। तो ये चित्र बना लीजिए। उसके बाद देखिए, इसको हम निगमन कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक P1 है और P2 है। ठीक, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इस प्रकार से चित्र बनता है, और इसके बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। ठीक है, देखिए, यदि भरे गए पदार्थ का परावैद्युतांक K हो, इसमें जो पदार्थ भरा जाएगा समांतर प्लेट में, जो पदार्थ भरा होगा उसका परावैद्युतांक क्या होगा, K होगा। ठीक है, तो यदि भरे गए परावैद्युतांक का पदार्थ मतलब भरे गए पदार्थ का परावैद्युतांक जो है वो K हो, तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकलेगी E बराबर सिग्मा K अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना याद रखना, क्योंकि ये जो सूत्र होते हैं इन पर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, और जब तक ये आप नहीं रखोगे इसमें, तब तक आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो याद रखना, सिग्मा यानी E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब होगी, जब परावैद्युतांक K भरा होगा। इतना क्लियर है। उस वाले में दूसरी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसमें आपको याद रखना है E बराबर सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, फिर देखिए, यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है। क्या होता है, Q अपान A, मतलब एकांक आवेश पर वितरित यानी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा जो होती है वो सिग्मा कहलाती है। ठीक है, सिग्मा मतलब घनत्व होता है। ठीक, तो सिग्मा बराबर Q अपान A हो गया, और E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों सूत्र याद हो गए। फिर देखिए, यहाँ से E बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A हो गया। कैसे हो गया, देखिए, E बराबर यहाँ पर क्या होता है, E बराबर सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो सिग्मा की जगह पे हमने Q अपान A रखा। ठीक, तो देखिए, इस सिग्मा की जगह पे Q अपान A रखेंगे, तो Q अपान A हमने सिग्मा की जगह पे रख लिया। ठीक है, और बटे में क्या है, K एप्सिलॉन नॉट है, तो हमने K एप्सिलॉन नॉट रख लिया। इतना क्लियर है ना। ये वाले सूत्र में हमने इस सिग्मा का मान रख दिया है, तो E बराबर K मतलब Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A आ गया। ठीक, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद आगे देखिए, जब समीकरण 1 हम बना लेंगे तब क्या होगा, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी जो है स्मॉल डी है, स्मॉल डी है ही है, सबको दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, वही लिखा जाता है कि यदि प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, इस स्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो जब इस स्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर हम निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है V बराबर E डॉट डी। ठीक है, ई डी, V बराबर ई डी होता है विभवांतर। इतना याद रखना। ठीक, तो अब क्या होगा, समीकरण 1 से, ये जो है समीकरण 1 हमने ये वाला माना था, इसका मान हमको इस समीकरण में रखना है।
यानी V बराबर E जो यहाँ पर दिख रहा है, इस E की जगह पे ये वाला मान रखना है। तो देखिए हमने रख दिया Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और गुणे में D है तो गुणे में D। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, देखिए अब क्या होगा, अतः संधारित्र की धारिता, हमको यही ज्ञात करना था, संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन करना है ना। तो संधारित्र की धारिता जो C होती है, C बराबर Q अपॉन V होता है। क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V होता है, इतना याद रखना है ना। तो देखिए जब C बराबर Q अपॉन V होगा तो इसमें हमको ये वाला समीकरण 2 का मान रखना पड़ता है। कैसे रखेंगे? देखिए C बराबर Q अपॉन Q D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, कैसे समझ में आ गया होगा? देखिए C बराबर Q है ऊपर, तो हमने ऊपर Q रखा, इतना देखिए अलग अलग देखना, ये ऊपर Q रखा, ठीक। फिर क्या है, नीचे है V, तो V का हमने मान निकाला है Q D अपान के एप्सिलॉन नॉट A, तो हमने रख दिया इस Q के बटे में Q D अपान के एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि इसके बटे में V का मान पूरा रखना था। ठीक, अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर। और फिर Q के बटे में 1 लगा लो और इसकी गुणा इससे और नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले से, ये तो सभी को पता है ना। तो इसकी जब गुणा सबसे ऊपर वाले से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, ये जो नीचे है वो ऊपर और जो नीचे है वो नीचे, ठीक। तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता हो जाएगी। काहे कि C होती है संधारित्र की धारिता, तो K बराबर यानी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा। इसका मात्रक अगर पूछेगा तो आप बताएंगे फैराड होता है, ठीक। तो इसमें जो संधारित्र की धारिता की 3 स्थितियां बनती हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए C अनुक्रमानुपाती A होता है, मतलब A क्या है, ये क्षेत्रफल होता है। तो जब प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, जब पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि C अनुक्रमानुपाती 1/D, मतलब जो प्लेटों के बीच की दूरी है D, ये जब बढ़ेगी तो संधारित्र की धारिता घटेगी, जब संधारित्र की धारिता बढ़ेगी तब ये घटेगी, ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। इतना क्लियर है। और कह रहा है कि C अनुक्रमानुपाती K होता है, मतलब परावैद्युतांक अगर बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी और धारिता बढ़ेगी तो ये परावैद्युतांक बढ़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। यही 3 स्थितियां इसमें बनती हैं। तो इसका पूरा चित्र आप लोग बना लीजिए और ये डेरिवेशन समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस पर 3-4 जो डेरिवेशन है वो इसी सूत्र पर डिपेंड करेंगे, है ना। तो चलिए इस डेरिवेशन को भी समझते हैं। ये है कि बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, देखिए बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, ठीक है, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अगर पूछेगा बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है तो आप बताएंगे बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, एक अनंत लंबाई का तार होता है, ठीक, जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। ये तो सभी को पता है क्योंकि अब एक बार तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक। तो जल्दी जल्दी हम आपको समझा रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक अनंत लंबाई का तार होता है जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इतना क्लियर है। तब इसमें क्या होता है, ये एक अल्पांश का क्षेत्रफल हम लेते हैं। अल्पांश तार यानी छोटे से भाग का क्षेत्रफल जो है वो डेल्टा L होता है, ठीक। यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसको इस प्रकार से डेल्टा L लिख लीजिए, ठीक है।
ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है इसका जो लंबाई होती है वो डेल्टा एल होती है, अल्पांश भाग की लंबाई डेल्टा एल है, ठीक है। और इससे आर मीटर की दूरी पर यहाँ से और यहाँ तक ये आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, जहाँ पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना। इस यानी अल्पांश के क्षेत्रफल से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको वैद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो बनाया गया कोण होता है वो थीटा होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना जहाँ पे भी डाउट हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करेगा। जो ये चुंबकीय क्षेत्र हमको P ज्ञात करना है, इसका जो मान होगा वो निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करेगा। वो तथ्य कौन से हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से, जैसे पहला दिया गया है कि डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है आई के। तो यहाँ पर डेल्टा बी क्या है पहले समझिए। डेल्टा बी बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र। जो हमको बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वही है यहाँ पर डेल्टा बी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो डेल्टा बी बराबर यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई हो गया। ये मतलब इसका क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद में दूसरी शर्त क्या दी गई है, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, मतलब डेल्टा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये जो अल्पांश डेल्टा एल है इसका जो मान होगा वो चुंबकीय क्षेत्र बी डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो पहली स्थिति डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और दूसरी स्थिति है डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिए इसमें एक तीसरी स्थिति बनती है, वो है कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/r² के। आर क्या है यहाँ पर, जो त्रिज्या है यानी पी तक की दूरी, तो वही हमने लिखा है कि बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, डेल्टा बी जो है वो बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये जो आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है यानी 1/r² होता है। ये तीन स्थितियां इसमें बनती हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे इसका सूत्र कैसे निकालते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखिए चौथी जो स्थिति बनेगी वो क्या हो जाएगी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब आप कहेंगे साइन थीटा कहाँ से आया, मतलब जो वहाँ पर कोण बना था थीटा वाला वही उसका जगह पे हम साइन थीटा लेते हैं, ठीक। तो डेल्टा बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन को कहते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा बी। तो अब क्या करेंगे, उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर, मतलब अभी तक हमने 4 नियम बताए, तो चारों नियमों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अनुक्रमानुपाती लगाते हैं। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती पहले आई होता है, ठीक, धारा के अनुक्रमानुपाती, फिर डेल्टा एल होता है यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, फिर साइन के अनुक्रमानुपाती, मतलब तीनों के अनुक्रमानुपाती। तो ऊपर हमने लिख दिया, बटे में आर होता है जो यानी 1/r, तो यहाँ पर 1/r लिखो, चाहे वो ऐसे ही r² लिख दो। तो ये आपका सूत्र निकल कर आता है, ठीक है। तीनों नियमों को जब हम यानी चारों नियमों को जब मिलाते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल और डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r² और डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये चारों को जब एक ही में मिलाकर लिखते हैं तो यहाँ से डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल एक साइन थीटा बटे r² निकलता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ये वाला, ठीक है, ये जो ऐसे लगा था ये, जब इसको हटाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर लगाएंगे और इसकी जगह पे हम सीधे ये वाला उतार लेंगे, क्या, μ0/4 पाई
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये वाला सेम वैसा ही रहेगा, बस इसकी जगह पे हम बराबर लगाएंगे और म्यू नॉट अपान 4 पाई उतार लेंगे। तो ये वाला जो हमारा सूत्र है वही हो जाता है बायो सेवर्ट का नियम। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे म्यू क्या है, म्यू है निर्वात की चुंबकशीलता। ये जो म्यू नॉट है ये क्या अगर है, यो कहेंगे आप निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, और अगर पूरा पूछ लेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई जैसे, ठीक है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान जो होता है वो हो जाएगा 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर, है ना। तो देखिए जैसे म्यू नॉट अपान 4 पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁷। ठीक है, और म्यू नॉट की विमा अगर पूछ लेगा तो आप बताएंगे MLT-2 A-2। ठीक है, A-2, तो ये आपकी म्यू नॉट की विमा हो जाएगी। इसका मान 10⁻⁷ होता है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, और ये आपका बायो सेवर्ट का सूत्र होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ गया इतनी बात। अब देखिए इससे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र बनता है वो कैसे निगमन करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं एम्पियर का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको 2 प्रकार से पूछता है। जैसे अगर सीधे सीधे पूछ लेगा एम्पियर का नियम तो आप बताएंगे यही वाला। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ज़्यादातर पूछता है, तो अब आप बताएंगे कि एम्पियर का नियम ही पूछ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर पूछेगा कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल की गणना, तो आप एम्पियर का नियम बताएंगे। अगर एम्पियर का नियम पूछेगा तो भी आप यही वाला बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम चित्र समझाते हैं फिर इसका पूरा डेरिवेशन बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, PQRS 2 तार होते हैं, PQ और RS। ठीक है, तो तार ए और तार बी, देखिए एक ये PQRS तार है एक जगह और एक है PQRS अलग। ठीक है, 2 तार हैं। देखिए जब इसमें P1 में धारा I1 प्रवाहित होगी, ठीक ऊपर की ओर, और RS में जो धारा है I2 प्रवाहित होगी वो भी ऊपर की ओर। यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें जब धारा समान दिशा में होगी तो ये तार जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 8 होती है, इतना तो सबको पता है। जब इसमें समान धारा होगी तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब देखिए इसमें I1 ऊपर की ओर और I2 नीचे की ओर है, मतलब धारा विपरीत दिशा में बह रही है, तो अब ये तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि F इधर है और इसका F इधर है। ठीक है, इसमें दोनों एक ही तरफ हैं, देखिए आकर्षित कर रहे हैं, और इसमें दोनों बाहर की ओर है, मतलब ये दोनों तार आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ठीक है, जब धारा एक ही दिशा में होगी तो आकर्षित करेंगे, जब विपरीत दिशा में होगी तो प्रतिकर्षित करेंगे, इतना तो सबको पता ही है। ठीक है, तो जल्दी से चित्र बनाइए फिर आगे समझाते हैं। ठीक है, तो जब ये चित्र बना लेंगे तो इसमें 2 तार I1 यानी PQRS हैं, 2 तार हैं, परस्पर R मीटर की दूरी पर रखे हैं। सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि तार PQ में धारा I1 के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये जो तार PQ में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें ये R मीटर की दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B1 होगा, तो B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R, ये इसमें लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1, B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चूंकि इसी चुंबकीय क्षेत्र में तार RS स्थित है, ये जो RS है ये भी सेम चुंबकीय क्षेत्र B में ही स्थित है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अतः तार RS पर कार्य करने वाला बल, जब तार एक ही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र तो यही रहेगा। ठीक है, तो अब इस पर जो बल लगेगा वो देखिए क्या हो जाएगा। तो जब तार इसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है अतः तार RS पर लगने वाला बल F होगा। तो F बराबर I2, क्योंकि इसमें धारा कौन सी बह रही है, I2 बह रही है ना। इतना क्लियर है ना। पहले में I1 है इसीलिए हमने I1 लगाया है,
और दूसरे में I2 बह रही है, इसीलिए हमने I2 लगाया है। ठीक है, तो F बराबर I2 B1 L साइन थीटा हो जाएगा। मतलब B1 क्यों रखा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दोनों में समान है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो देखिए F बराबर I2 B1 L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो B1 यहाँ से देखिए हमने समीकरण 1 माना है B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R। ठीक, तो वही हमने इसमें रखा है कि F बराबर I2 और इस B1 का मान हमने रख दिया कि म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R। ठीक है, और L साइन थीटा है तो L साइन थीटा हमने वैसा का वैसा उतार लिया। यहाँ पर अगर पूछेंगे L क्या है, तो L चालक RS की लंबाई है। चालक जो है RS उसकी लंबाई है L। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए F अपान 1, इसको F के बटे में 1 अगर हम यूँ लगाएं इस प्रकार से, ठीक है, तो F अपान 1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसको हम बाहर निकालेंगे और अंदर I1 I2 दोनों धाराएं हैं तो I1 I2 और L साइन थीटा है तो L साइन थीटा, बटे में R है तो R, पूरा वैसा ही, बस म्यू नॉट अपान 2 पाई को कॉमन बाहर ले लिया है। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर देखिए F अपान 1 हो जाएगा और म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 साइन थीटा L अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही सेम है। अब देखिए अगर हमको प्रति मीटर लंबाई पर निकालना है तो F अपान L आ जाएगा नीचे, तो F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 साइन थीटा अपान R हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा R है और L जो था इस तरफ गुणे में था, इसको हम बटे में ले आते हैं, तो F अपान L प्रति मीटर लंबाई पर बल जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 साइन थीटा अपान R। ठीक है, इतना क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखिए इसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि चालक की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो F अपान L हो जाएगा, क्योंकि ये L क्या है, लंबाई है, तो इसकी प्रति मीटर लंबाई पर जो बल है वो म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 साइन थीटा अपान R स्क्वायर लग रहा है। सभी को क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर L बराबर 1 मीटर, I1 I2 बराबर 1 एम्पियर, थीटा 90 और R 1 मीटर रख दें, यानी कि सब कुछ एक हम कर दें, यानी प्रति मीटर लंबाई पर, यानी कि 1 मीटर लंबाई पर, है ना। तो 1 जब हम रख देंगे तो यहाँ से L, यहाँ पर L है बटे में तो 1 हो गया L की जगह पे। ठीक, और म्यू नॉट अपान 2 पाई तो वैसे ही रहेगा, और I1 I2 मतलब धारा का मान भी 1 हमने रख दिया। ठीक, और जो साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह पे हम 90 क्यों रखते हैं, क्योंकि साइन थीटा का 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, और बटे में R जो हमने यहाँ पर त्रिज्या मानी है वो भी 1 मीटर रख दी है, तो त्रिज्या 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई बचेगा और ये सब तो 1 हो जाएगा, तो हम 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही बचेगा, यानी F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए जब F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई बचा तो इसका जो मान होता है वो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन होता है। कितना होता है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए जब अगर पूछा जाएगा कि एम्पियर के नियम की परिभाषा क्या होगी तो आप बताएंगे कि देखिए जो F बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का बल है वो कहाँ लग रहा है, 1 मीटर लंबाई पर, है ना, प्रति मीटर लंबाई पर। तो जब प्रति मीटर लंबाई पर लग रहा है तो वही हम परिभाषा में बताएंगे कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है ना। तो बस क्योंकि 1 मीटर लंबाई पर आ रहा है तो हम बस इसमें एक ही यही रख देंगे कि प्रति मीटर लंबाई पर या 1 मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। 1 एम्पियर वही धारा होती है। ठीक है, एम्पियर का नियम समझ में आया, बहुत आसान होता है, बस आपको समझने की देरी होती है ना। तो यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद में एक और लास्ट करवा देते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना।
उसके बाद में यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कायदे से समझना। ठीक, जैसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप लोग ज्ञात ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम वैद्युत विभव ज्ञात करना बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी होता है, सेम वही फॉलो करना है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है, यानी कि यहाँ पर L यहाँ तक है और ये एक L यहाँ तक है और इसके बीच में O बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से B से R मीटर की दूरी पर, यहाँ से O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी R है। तो अब क्या हो जाएगा, प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, मतलब प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस एल, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है R, इसमें से इतनी दूरी ये L हम निकाल देंगे तो R से L घटाएंगे तो यहाँ से हमको यहाँ तक दूरी पता चल जाएगी, ठीक है। तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R माइनस एल और माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R प्लस एल, यानी माइनस क्यू से जब निकालेंगे यहाँ तक जो है R है और इसमें L जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R माइनस एल और माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R प्लस एल लेते हैं, ये तो सभी को पता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल होगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है कि माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो V2 होगा। तो V2 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या होगा इसमें देखिए, अब होगा कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अतः क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा वो V बराबर V1 प्लस V2 होगा। क्या हो जाएगा, जो हमने V1 निकाला और V2 निकाला इसका परिणामी जो विभव होगा वो V होगा, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। तो देखिए जो हमने निकाला है V1 और V2 को जोड़ देंगे आपस में, यानी कि V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल, ये हम V2 का मान रख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1/4 पाई और ये Q, ये सब कॉमन हम निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। फिर अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस एल, माइनस बीच में लगा तो माइनस, यहाँ पर बचेगा 1/R प्लस एल। तो अब देखिए इसकी गुणा तिरछी इस प्रकार से करते हैं, पहले इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा और नीचे की गुणा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये ऐसे ही रहेगा पूरा, इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे R प्लस एल की तो R प्लस एल, और माइनस लगा है तो माइनस 1 से गुणा करेंगे R माइनस एल की तो R माइनस एल, ठीक है। बटे में क्या है, R माइनस एल R प्लस एल, यानी A प्लस बी A माइनस बी वाला सूत्र इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ब्रैकेट में है R प्लस एल माइनस R माइनस एल, ठीक है। और नीचे में है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये कैसे आया वो तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, एल स्क्वायर ये नगण्य होता है R स्क्वायर के, मतलब R स्क्वायर इससे बड़ा होता है। एल स्क्वायर का मान यहाँ पर हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका अस्तित्व तो नहीं रह गया, क्योंकि यह नगण्य हो गया तो इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। अब देखिए R प्लस एल माइनस लगा है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, और
जो माइनस के निशान है वो चेंज हो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, पहला -r प्लस l हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब निशान खुलता है तो वो निशान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे में r², क्योंकि l² नगण्य है तो इसको हम छोड़ देंगे, तो r² नीचे में हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा r प्लस l और -r प्लस l। तो -r और प्लस r ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, v बराबर q/4πε0। ऊपर बचा एक l ये और एक l ये, यानी कि 2 l ऊपर बचे, बटे में r² बचा। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए, जब 2 l ये हो गया और q ये हो गया, तो इसकी जब हम गुणा करते हैं तो देखिए v बराबर 1/4πε0 हो जाएगा और इसकी गुणा हम q से कर देंगे, यानी q 2ql हो जाएगा। 2l है, उसमें q की गुणा करेंगे तो 2ql बटे r² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था वो क्या होता है, 2ql। 2ql बराबर p होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है p। ठीक है, तो 2ql की जगह पे हम p रख लेंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 p/r²। ठीक, क्योंकि इस 2ql की जगह पे हम p रख लेंगे, बस इतना ही इसमें करना होता है। तो v बराबर यानी वैद्युत विभव जो होगा 1/4πε0 p/r² निकल कर आ जाएगा और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो को इतना ही बड़ा रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। ठीक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।